अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में कुछ 2-3 अहम इश्यूज़ हैं जो आज की बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, मैं चाहूँगा हम उन पर बात करें। सबसे पहले NA 249 के हवाले से दोबारा गिनती का हुक्म जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया है और ये रिकाउंटिंग होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि यहाँ से जिनका उम्मीदवार इस हल्के से जीता था, मिफ्ता इस्माइल साहब, नून लीग के उम्मीदवार, जो कि बहुत कम मार्जिन से रनर अप रहे थे, उनका ये एतराज़ था कि बहुत सारी जगहों पर फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं है, बहुत सारी जगहों पर फॉर्म्स दिए नहीं गए और शफाफियत और दीगर मामलात पर बहुत सारे सवालात हैं। इसी बात को लेकर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए और फिर दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया गया। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम भी ज़रा रिव्यू करेंगे कि माजी में कौन से हल्के हैं जहाँ पर कम मेजॉरिटी से कोई और जमात जीती थी, तो अब हम भी रीकाउंटिंग की बात करेंगे, हम भी इलेक्शन कमीशन में सारे मामले को लेकर जाएंगे। लेकिन अब अगर रीकाउंटिंग में मामला या कोई जीत किसी की बदल जाती है या नून लीग कामयाब हो जाती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, दिलचस्प मामला रहेगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो इस पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कह रही रीकाउंटिंग काफ़ी नहीं है, इंतखाबात ही दोबारा से होने चाहिए। लेकिन अब उसके बाद जब PDM की हम बात कर रहे थे या मामलात बेहतरी की बात कर रहे थे या कहीं से ख़बरें आ रही थी कि पीपल्स पार्टी वापस PDM में आ जाएगी, मौलाना साहब पर उम्मीद थे सारे मामले पर, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जहाँ पर नून लीग पीपल्स पार्टी बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं और अगर कोई नतीजा तब्दील होता है तो भी इनके ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। और अगर पीपल्स पार्टी यहाँ पर कामयाब रहती है तो नून लीग का अपना मौक़िफ़ रहेगा, लेकिन चूँकि वो इलेक्शन कमीशन गए हैं तो फिर भी एक लड़ाई की सूरत हाल पैदा होगी और PDM का मुस्तकबिल इस सारे मामले पर हमें एक उस पर सवाल उठता नज़र आया। उसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट जो इस वक्त हमने देखा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से है, जहाँ पर गवर्नमेंट बड़ा वाज़ेह तौर पर तमाम तरह चीज़ें कह रही है कि किस तरह से उन्होंने मामलात को चलाना है। अपोजिशन की भी इस पर मुख्तलिफ राय है। उनका ये कहना है कि वो हुकूमत जो ख़ुद धांधली से बनी है वो कैसे इस्लाहात की बात कर रही है, इन्होंने तो ख़ुद मैंडेट चोरी किया हुआ है। ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए और ये इस्लाहात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करनी चाहिए। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। और इसके साथ साथ जो आज की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की चेयरमैन नैब पर सख्त बरहमी है, उनका ये वाज़ेह तौर पर कहना कि नैब में मौजूद अफसरान फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन नैब खामोश बैठे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है कि मुल्क की आला अदलिया ने नैब के हवाले से बात किया, माजी में भी बहुत कुछ कहा जाता रहा और अब तो एक बड़ी खुली डुल्ली बात हो गई कि अफसरान फ्रॉड कर रहे हैं, चेयरमैन नैब खामोश बैठे हैं, 3 दिन के काम में 3 महीने लगा रहे हैं, तो नैब पर सवाल उठते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। फिल वक्त एक ब्रेक की जाने में बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर हम गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, सीनियर माहिर कानून हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर चीमा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तारिक पीरज़ादा साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। पीरज़ादा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर कैसे देखते हैं, तो NA 249 दोबारा गिनती का हुक्म, बड़ा कम मार्जिन था जिससे जीती पीपल्स पार्टी, वहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर रही है और फिर साथ साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, हाउ डू यू सी इट? देखिए, इसके 2 हिस्से हैं इस सूरत हाल को देखने के। एक तो ये है कि जितना मजमूई तौर पर वहां पर वोट पड़ा है जो 20-21% के करीब, उससे तो मुझे बड़ी तशवीश पैदा हो रही है कि कम अज कम कराची की हद तक जमहूरियत पर अवाम का एतमाद खतरनाक अंदाज में कम हो रहा है। ये एक इज्तिमाई बात कर रहा हूँ, इसका किसी पार्टी से मेरा की तरफ इशारा नहीं है। और ये अदम दिलचस्पी कराची के लोगों को बकाया मुल्क से बिल्कुल काट रही है अगर ये रुझान आगे चलता रहता है। ये बड़ी खौफनाक बात है और एक ही माशरे में, ये जमहूरी माहौल में, जमहूरी अमल में मुल्क की आबादी का एक हिस्सा उस निज़ाम पर एतबार करना छोड़ दे, बड़ी तशवीश की बात है। दूसरी बात, अब ये जो लोग अब मुंतखब हुए हैं या मुंतखब होने का दावा कर रहे हैं, नून लीग वाले, पीपल पार्टी चंद 100 वोटों से मुंतखब हो गई है, तो इसमें देखने की बात यह है कि चूंकि वो 22-21% वोटें हैं, तो फी पार्टी जो हिस्से में वोट आया है वो तो 5% है। तो चुनांचे ये फैसला जो गिनती का किया गया है, अगर जमहूरी निजाम के मुतालिक यहाँ पर कोई जरा सा बालिग नजर आदमी
इसमें इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ होता तो इन लोगों ने वो इस तरह ये फैसला ना करता। इन लोगों ने उस तमाम जहमत से बचने के लिए, जो कि एक दूसरा इलेक्शन कराने के लिए आपको गुजरना पड़ता है, जैसे कि डस्का में हुआ और जगहों पे होता है, इन्होंने बड़ा आसान रास्ता ढूंढा है कि वोटों की गिनती की जाए। अच्छा, वोटों की गिनती के अंदर दो मसले हैं कि वो जो वोट मुस्तरद हुए थे उसके मुतालिक भी एक एतराज आएगा, उसके बाद अदालतों का दरवाजा है वो खुला रहेगा जो भी गिनती के नतीजे में हो, क्योंकि कोई ना कोई मुतनाज़ा बात तो सामने आएगी ना। फर्ज कीजिए कि नतीजा तब्दील हो जाता है और 100 वोटों से ये वहां चले जाते हैं और जो ये नतीजे जो है ये तमाम तर चीज़ें यकीनन पीरजाद साहब देखने की होंगी। मैं ज़रा आगे बढ़ते हुए चीमा साहब, आप कैसे देखते हैं? एक तो सर एक इलेक्शन हो, एक ज़िमनी इलेक्शन हो, चाहे वो डस्का का हो तो अमला गायब हो जाता है, ये एक इलेक्शन है, इस पर एतराज़ात हैं, नतीजा सुबह 5 बजे आ रहा है, टर्न आउट था नहीं। अब और एक तरफ हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रही है, ये अब सवाल इलेक्शन कमीशन से करने का है कि बिल्कुल ज़ीरो कैपेसिटी है कि आप एक हल्के का इलेक्शन तक नहीं सही तरीके से कंडक्ट करवा पाते। आपने तो पूरे मुल्क के इलेक्शन जब करवाने हैं तो उन पर तो फिर एतराज़ उठेंगे ही उठेंगे। चीमा साहब जी सर देखिए, पहली बात तो ये है कि एक चीज तो साबित हो गई कि पाकिस्तान के अंदर जहां जहां जिस सियासी जमात का कंट्रोल है वो रिजल्ट अपनी मर्जी का लेना चाहते हैं। ये सिंध में भी ऐसे चल रहा है, पंजाब में भी ऐसे चल रहा है। ये अपनी मर्जी के लोग अपॉइंट करते हैं और अगर ना भी अपॉइंट हो तो उनको मैनेज कर लेते हैं। और जो लोग अपॉइंट होते हैं उनको पता होता है कि हमें इस मिनिस्टर से काम है, इस MNA से काम है, इस MPA से काम है, इन्होंने हमारी ट्रांसफर देखनी है, इन्होंने हमारी पोस्टिंग्स देखनी है। एक तो ये चीज एस्टैब्लिश होगी। दूसरा ये है कि ये PMLN को एक चीज का पता चल गया है और वो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लर्न किया है, और वो ये है कि वो बार बार इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर डालते हैं। दूसरा ये है कि जहां पे भी इलेक्शन होता है हल्की फुल्की इरेगुलरिटी तो होती है, तो वो हमेशा कामयाब रहते हैं। और जो जारी बात है, उनका एक डेमोक्रेटिक राइट भी है कि वो उन लोगों का मुहासबा कर सकें जो रिजल्ट लेट जमा कराते हैं या कहीं ना कहीं किसी चीज में इन्वॉल्व है। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के होने की वजह से वो जो कंप्लेन्स है एक्टिव होती हैं, मीडिया को पता चलता है, शोर मचता है, एक माहौल बनता है जिससे प्रेशर आता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर और अदारों के ऊपर। उनको फिर देना पड़ता है, जो सुननी पड़ती है अवाम की और पॉलिटिकल पार्टीज की। लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले कुछ अरसे में ये जो पोलराइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, ये जो तकसीम है, इससे मजीद नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी जो सियासी जमातें इस मुकाम पे पहुंच चुकी हैं कि कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है कि वो जीत गया। और हकीकत भी इसी तरह की है कि जितनी धांधली हो रही है, अगर आपने आर्म फोर्सेस को, फौज को खड़ा ना किया बाहर, तो मुझे ऐसे लगता है कि इवन के जो नेशनल इलेक्शन है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। और इस तरह लोगों का एतमाद और यूथ का एतमाद आपके डेमोक्रेटिक प्रोसेस से उठता रहा, तो ये कोई अच्छा शुगून नहीं है हमारी जमहूरियत के लिए। सर चीमा साहब पॉइंट आ गया बिल्कुल। चॉइस साहब आप कैसे देख रहे हैं सर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिस तरह से हुकूमत करना चाहती है, क्या वो दुरुस्त है? वो रिफॉर्म्स करके भी काम आपने इसी इलेक्शन कमीशन से लेना है, और ये जो डायनेमिक्स अभी चीमा साहब ने बयान की है जो हर हल्के की सतह पर है कि जिसकी जहाँ स्ट्रेंथ है, फिर आप किस तरह से ये इस निज़ाम को कैसे आप बेहतर ओवरऑल करेंगे सर? मुझे तो ये निज़ाम काफ़ी हद तक डूबता हुआ नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि जिस तरफ इशारा पीरजादा साहब ने किया वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोगों की दिलचस्पी वाकई ख़त्म होती जा रही है। लोगों को हर वादा करने वाला शख्स जो इक़्तिदार में आता है, चूँकि लोगों के से किए हुए वादे पूरे नहीं होते और मुश्किलात हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही, गुर्बत, महंगाई, अफलास इस हद तक बढ़ रहा है। वो लोग तो बेचारे नहीं इन चीज़ों को समझते कि उन्हें कोई प्राइम मिनिस्टर आके घंटों फिर तकरीर करेगा और उन्हें समझाएगा कि डॉलर नीचे आता है तो रुपया ऊपर जाता है और रुपया ऊपर आता है तो महंगाई ज़्यादा होती है और ये होता है और वो होता है। उन्हें तो सीधा सीधा इन नट शेल अपनी ज़िंदगी में एक मार्क्ड तब्दीली चाहिए, जो तब्दीली नज़र नहीं आ रही। गवर्नेंस चाहिए, जो गवर्नेंस का ताल्लुक किसी डॉलर से शायद ना हो, सीधा सीधा इंतज़ामी मामलात के लोगों को डे टू डे जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, वही पुलिस कल्चर, वही तशद्दुद, वही बेराह रवि और वही बदउनवानी, ये सारी चीज़ें जब लोगों को नज़र आती हैं तो उसके बाद लोगों की दिलचस्पी ख़त्म हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जिस पोलराइजेशन की तरफ इशारा हमारे दोस्त ने किया है, पोलराइजेशन
तो एक और चीज़ है, यहाँ तो इस हद तक लोगों की एक दूसरे के साथ नफरत पैदा हो गई है कि कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देखें कि अब जिस तरह आपने कहा जी इलेक्शन कमीशन से वो कहते हैं जी आप बात करेंगे, भाई पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन कोई इलेक्टेड बॉडी तो है नहीं। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आनी है वो कानून के ज़रिए आनी है, और कानून किसने बनाना है? वो पार्लियामेंट ने बनाना है। जो पार्टी ये कहती है कि जी मैं उनसे बात नहीं करती, अपने दूसरे जो इलेक्टेड लोग हैं उनसे बात नहीं करती, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, तो इसका मतलब यह है कि वो उस पॉलिटिकल सिस्टम पे यकीन ही नहीं रख रही और वो उस डेमोक्रेटिक रास्ते को मान ही नहीं रही। अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने कल को नैब से अगर के मामला की बात करनी है तो वो कहेंगे जी हम नैब से बात करने के लिए तैयार हैं, हम गवर्नमेंट से बात, भाई गवर्नमेंट से नहीं बात करनी है आपने, पार्लियामेंट के अंदर जो तरीक़ेकार है कानून का उसके मुताबिक आपने इस्लाहात लानी है। और वो इस्लाहात भी मैं नहीं समझता कि कोई फार रीचिंग किस्म के असरात मुरतब करेगी। उसकी वजह यह कि हर मामले में कानून मौजूद है, आइन भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हम इस हद तक चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, एक दूसरे की नफरत को मोहब्बत में आप कैसे बदलेंगे? और ये ख्वाहिश, यानी एक ज़माना था जब पॉलिटिक्स जो होती थी वो नज़रियात की होती थी, किसी नज़रिए की, अब नज़रिया तो है नहीं है, अब नज़रिया ख़त्म हो गया, वो बात बड़ी हद तक नहीं रही जिस तरह से होनी चाहिए। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम कुछ बात ज़रा नैब के हवाले से करेंगे और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस बरहमी का इजहार किया है चेयरमैन नैब पर, उसके बाद और अब क्या मतलब नैब की क्रेडिबिलिटी, नैब के मामलात कितने सवालिया निशान उन पर उठ जाते हैं, मैं चाहूँगा उस पर बात करें। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो एक इदारा है और उसकी ज़िम्मेदारी और वो किस तरह से उस पर सवालात उठ रहे हैं, या एक इलेक्शन भी ठीक ना कराना। लेकिन ये एक इदारा नहीं है, बड़ा अलमिया ये है कि मुख्तलिफ़ इदारे हमारे, मैं तो एक तवील फ़हरिस्त है अगर नाम लेता जाऊँ, जिन पर सवाल उठते हैं। एहतसाब का इदारा नैब, उसके हवाले से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नैब की कारकर्दगी पर उठते सवालात, उनका ये कहना था कि नैब में मौजूद अफसरान फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन साहब खामोश बैठे हैं। तारिक पीरज़ादा साहब कैसे देखते हैं कि कोई इदारा, जिस इदारे की भी हम बात करें, जिसकी तरफ देखें उस पर ही सवाल हैं, उसी की परफॉर्मेंस पर उंगलियां उठती हैं। इदारे काम करेंगे तो मुल्क में बेहतरी आएगी, इदारे अगर डेट्रिएट होते जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं? मैं अब क्या कहूँ इस सिलसिले में कि मैं बाज़ सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाज़ हालात में बहुत सख्त खिलाफ होता हूँ, और ये उनमें से एक मौका है। देखें, हमारे मुल्क में कोई भी अदारा मुकम्मल तौर पर तो शायद कहीं भी अच्छी तरह काम ना कोई अदारा करता हो किसी मुल्क में, लेकिन देखना ये होता है कि बड़ी हद तक जो कारकर्दगी है क्या वो तसल्ली बख्श है, क्या अदारे से जो तवक्कुआत हैं वो हासिल हो रही हैं। तो अगर आप ये देखें, और इसलिए मैं चीफ जस्टिस साहब से अदब के साथ इख्तिलाफ करूंगा कि इस नैब ने तमाम तर खराबियों, गलतियों, मुकदमात में पूरी तरह तैयारी ना होने के बावजूद, मेरे दोस्त आरिफ साहब बैठे हैं, वो एडवोकेट हैं बहुत जबरदस्त, वो मुझसे ज्यादा बता सकते हैं कि बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन 400 अरब रुपए के करीब रकम, $3 बिलियन, ये अच्छे अच्छे मुल्कों में इस तरह की रिकवरी नहीं होती जो नैब ने करके दी है अपनी कमजोरियों के साथ। यानी मैं किस चीज से पर्दा नहीं डाल रहा हूँ। लिहाजा जब जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसे ये बलूचिस्तान के अंदर कई मसाइल, वो जो टीचियन कंपनी थी ऑस्ट्रेलिया की और दूसरी कंपनियों के ऊपर हाथ डाला, तो वो ये भूल गए कि ये बैनुल अक़वामी मुआहदात थे, उसके नतीजे में $6 अरब के पाकिस्तान को फाइन हुए। इसी तरह आप ये अदारा जो इस वक्त इतनी बड़ी रकम बरामद करके दे रहा है, तो और कमजोरियां होंगी, आप उनकी तरफ निशानदही करें कि इस तरह इन चीजों में इनको बेहतर इकदाम उठाने चाहिए और उसकी तारीफ भी करते जाएं जो इकदाम मुस्बत हुए हैं। लेकिन अगर आप भरपूर हमला करेंगे, जिसे कहते हैं कुचल के रख देना, तो उससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा कि अदारे वैसे ही कमजोर हैं पाकिस्तान में। नैब निस्बतन बैनुल अक़वामी तौर पर एक जरा सा एहतराम जरूर रखता है, ये मैं अर्ज करता चलूं।
बिल्कुल सही पीरजादा साहब। चीमा साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त जो चीफ जस्टिस का बरहमी का इजहार है? पहला मौका नहीं है, माजी में भी अदलिया ने बरहमी का इजहार किया, कारकर्दगी पर सवाल हैं, अपोजिशन वैसे ही कहती है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है इदारे को, और अब अगर नैब के अफसरान खुद फ्रॉड में मौजूद हैं जिन्होंने फ्रॉड को पकड़ना है, तो फिर तो सर अल्लाह ही हाफिज होगी। जी अरसलान साहब, मेरा ख्याल है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बात तो स्टैब्लिश हुई है कि जिस नैब के अदारे का जो काम था वो तो अकाउंटेबिलिटी करना था, लेकिन जितना ये पॉलिटिसाइज हो चुका है, जितना मुआशरे में, अदालतों में इसके बारे में जो एक माहौल बना हुआ है वो कोई मुस्बत माहौल नहीं है। गो के चेयरमैन नैब कहते हैं हम इतने पैसे रिकवर किए, इतने सरकारी खजाने में डाले, लेकिन जो भी हाई प्रोफाइल केस किए उन्होंने, जिनकी मीडिया ने जिनको बड़ा पिक किया और ऑपोजिशन के लोग भी इसमें थे, गो के हुकूमत के लोगों को रिलीफ तो मिल गया, लेकिन मुआशरे में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकी इस अदारे को। इसका मतलब ये है कि ये अदारा जो है उस तरह ट्रांसपेरेंट नहीं रहा जिस तरह होना चाहिए था। हमारे पास इस तरह के अदारे मौजूद हैं जिसको हम कहते हैं कि वो टॉप से लेके जी नीचे तक लोगों को अकाउंटेबल ठहराते हैं। मोटरवे का एक अदारा है, चले हम कहते हैं जी कि ठीक है पुलिस काम कर रही है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये सियासी लीडरशिप की जो टग ऑफ वॉर है, इसने नैब को भी पकड़ के जो है वो कंट्रोवर्शियल कर दी। और खान साहब के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा नैब का इस्तेमाल करते हैं। गो के चेयरमैन नैब के बारे में दोनों लीडर ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन दोनों ने मिलके इसको लगाना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी एक जो केस है ये फ्लॉप केस रहा है, इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सो मेरा ख्याल है एक नया कंसेंसस के साथ अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन जरूर बनना चाहिए। राइटली सेड। चीमा साहब, पॉइंट आ गया। मैं चॉइस साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, हमारे किस तरह से ये हम चीज़ें, कोई मतलब जादू की छड़ी है जिससे हम ओवरऑल एकदम इनको ठीक करेंगे? ये हर इंडिविजुअल टेम्परामेंट है, कब सरकारी इदारों ने काम करने हैं, डिलीवर करना है, और जो तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं वो हक हलाल करना। अरसलान, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है ना जी कि उन्होंने रिकवरी की और अच्छे बुरे हालात में, वो एक साइड पे रही बात। असल बात जिस तरफ निशानदेही की है ना चीफ जस्टिस साहब ने, ये वो बात है कि जो पहली दफ़ा नहीं की गई, और ये वो बात है कि जो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ने नहीं की, बल्कि मेरे जैसे लोग जो हैं वो भी बैठ के आपके चैनल पे और बहुत सारे चैनल पे और बहुत सारे दोस्त हमेशा ये कहते आए हैं कि हजूर आपके तो बड़े बुलंदबांग दावे हैं चीफ चेयरमैन साहब, लेकिन जितने लोग आपके साथ मौजूद हैं इनकी कहानियाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं, रावलपिंडी वाले की और बहुत सारों की। यहाँ तक कि जब मैं वो मीटिंग होती है और मैं चेहरे टीवी पे देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि अगर ये सारे लोग इसमें मौजूद हैं, उनकी सबकी वफादारियाँ हर लिहाज से, यानी उनमें ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जब एक दफ़ा जज एलिवेट किया जा रहा था तो उनका नाम था, तो उनके बारे में ये रिपोर्ट आई नीचे से कि ये किसी यानी बकरी का बच्चा भी नहीं छोड़ते, यानी ये लिखा गया। तो अब वो लोग भी मौजूद हैं और इसी तरह और बहुत सारे। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने ये जो बात की है बड़ी वजनी बात है, और ख़ास तौर पर चेयरमैन साहब नैब जो हैं वो एक जज, रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। और आज तक आपको कभी, वो कहते हैं ना कि अपनी मंजी थले यानी वो क्या कहते हैं कि डंडा फेरो, यानी अपने घर की सफाई के हवाले से कभी हमें नज़र नहीं आया कि नैब ने कोई काम चेयरमैन साहब ने अपने घर में किया हो। और अगर वो कुछ करते तो उस आज हालात वो ना होते, चूंकि आपको अक्सर इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड नजर आएगी, आपको प्रोसिक्यूशन फ्लॉड नजर आएगी। आप अगर इनके जजमेंट्स देखेंगे तो और उनमें आपको एविडेंस देखेंगे तो काफ़ी सारी एविडेंस ऐसी होगी जो इनके अपने लोगों ने सपोर्ट किया होगा। नहीं, बहुत सारे केसेस में देख लेना, जो हाई प्रोफाइल केसेस रहे उनको अदलिया से रिलीफ मिलता रहा और जमानतें अदलिया से, क्योंकि वहां पर चीजें नहीं प्रूव कर पाते, इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसमें बात ऐसी है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि चेयरमैन साहब जब उनका इतना दावा है कि जी वो करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और फेस नहीं देखते, केस देखते हैं, तो उस केस और फेस के हवाले से सबसे पहले अपने फेसेस भी देखें जो उनके अपने घर में मौजूद है। अगर वहाँ वो उन फेसेस को दुरुस्त नहीं कर सके, और तो मैं समझता हूँ कि बाकी वक्त भी इसी तरह गुफ्तगू में चलेगा। और ये बरहमी बहार सूरत मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब की बरहक है और इसका उन्हें अभी भी नोटिस लेना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। बिल्कुल सही आपने फरमाया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। इस वक्त बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इदारे, वो कोई भी इदारा हो या वो जो ऐसे इदारे हैं जो कोई फैसिलिटेट करते हैं आवाम को, वो खसारे में हैं।
जो इदारे जिन इंसाफ या दीगर लॉ एंड ऑर्डर के मामलात देखने हैं उनके अलहदा मामलात हैं। और ये गवर्नमेंट तो बिलखुसूस जब आई थी तो ये तो रिफॉर्म्स की बात करते थे हर चीज़ में कि रिफॉर्म्स करेंगे। उसमें अलमिया ये है कि कोई एक किस्म की भी रिफॉर्म्स हमें इनके दौर में नज़र नहीं आई, बल्कि अगर कह लीजिए कि तनज़्ज़ुली का शिकार हैं इदारे, तो ये एक हकीकत होगी और इसी तरफ मामलात जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें बेहतर हों, इदारे डिलीवर करेंगे तो मुल्क आगे चलेगा और बेहतरी होगी, अदरवाइज़ मामलात मुश्किल रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।